हाय देयर, माई सेल्फ अजय रजक। आपने सुना मैंने क्या बोला? मेरा नाम अजय रजक है। लेकिन यहां मेरा और नाम और जो आपने सुना, क्या वो सत्य है? या एक आइडियाज है, एक कॉन्सेप्शन है आपके माइंड में कि मैं, दिस पर्सन इज सेइंग समथिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। क्योंकि जैसे मैं से संबोधित मैंने किया, मैंने अपना नाम बताया, उस नाम से भी आपने सोचा हो कि अच्छा दिस पर्सन इज इंडियन। और अगर आप भारत में हैं तो भारत में तो भाई जातिवादी चलती है, तो नाम से यू विल ट्राई टू डिराइव एवरीथिंग, है ना। तो उस सामाजिक रूढ़िवादिता में मैं नहीं जाता। हम लोग यहाँ सुपर पोजिशन को समझेंगे। क्या है सुपर पोजिशन? सामाजिक रूढ़िवादी लोग तो सदा से रहे हैं, वो आगे भी रहेंगे। उनका काम रहता है धर्म की आड़ में अपने सारे पाखंडवाद को फैलाना। लेकिन याद रखना कि देखो, धर्म और सुडो साइंस से बहुत अंतर है। सुपर पोजिशन को समझने से पहले ये एक बात समझो। सुडो साइंस जो होता है जिसमें धर्म आता है, जैसे किसी ने कह दिया कि यह मूर्ति है, हम इसमें प्राण डाल रहे हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि मूर्तियों में प्राण नहीं डाला जा सकता। आस्था के कारण आप उसमें कुछ सोच ले रहे हो। यू डू नॉट हैव परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा कि ऐसा कुछ होता है ना, और आप उसको बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते। साइंस क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको बार बार रिपीट कर सकता है और एग्जैक्टली वही डाटा ला करके दे सकता है। और वो सभी के लिए सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर होंगे तो साइंस उसे बतलाया कि सब्जेक्टिव किस कंडीशंस में होते हैं, और वो कंडीशन को बार बार दोहरा करके वो आपको दिखला सकता है। लेकिन सुडो साइंस जो धर्म वाले होते हैं, जो आस्था वाले लोग होते हैं, आस्था, अब आस्था में देखो, आस्था अगर आपने सारे तार्किकता के साथ, एनालिसिस के साथ करके पहुंचे हो और आप उसे दूसरे को भी वो मार्ग दिखला सकते हो, तो उसे माना जाए कि वो वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास ऑब्जर्वेशंस नहीं है, डाटा नहीं है, तो वो सुडो साइंस है ना। काला धागा लगा लेंगे, उससे बुरी नजर नहीं लगेगी, बिल्ली रास्ता काट दे रही है, ये सब आपकी धारणाएं हैं जिसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। इसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। और यकीन मानो, जो विज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान की तरफ ही ले जाता है। लेकिन आपको विज्ञान के जो मेजर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उस पर खड़ा उतरना होगा। क्या है टर्म्स? कि आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करो बार बार, फिर उसे रिपीट करो, और सेम रिजल्ट सेम कंक्लूजन्स आनी चाहिए। और अगर सेम रिजल्ट सेम कंक्लूजन्स नहीं भी आ रहे हैं तो आप उसके पीछे के जो रीजन्स हैं उनको समझो। क्योंकि एवरीथिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन हियर, विच वी कैन सेंस इज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस मटेरियल यूनिवर्स। ओके, तो जब सब चीज इस मटेरियल यूनिवर्स का ही पार्ट है तो उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके जो ऑरिजिन्स है, उसको समझा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं अपने सुपर पोजिशंस के बात पे। देखो, ये जो है हम लोगों ने बहुत सुन रखा है रिलेटिविटी रिलेटिविटी। एक्चुअली रिलेटिविटी है क्या ना, कि जब भी हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं, जैसे चलो मानो ये हमारा पेन है, मैंने इसे फेंक दिया, तो क्या उसकी जो गति है, उसकी जो गति है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो किसी भी वस्तु की गति जो है वो लिमिटेड होती है। और वो जो लिमिटेशंस है आपका 299,792,458 समथिंग लाइक इतना मीटर पर सेकेंड है, जो लाइट की जो स्पीड है। यानी कि उसके स्पीड से तेज कोई भी चीज जा नहीं सकती। ये जो स्पीड है ना, इस स्पीड की लिमिटेशन से ये कोई भी चीज नहीं जा सकती। ये तुम्हारा कह सकते हो कि आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी की सारी थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स हैं, एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, एजम्पशंस। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों ने मेजर करके देखा है लाइट की स्पीड बहुत बार। ठीक है,
और ये जो लाइट है वो कहाँ से आती है? बेसिकली हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोगों ने समझा जाना, तो उन्होंने देखा कि जब भी हमारा रेडिएशन जो एनर्जी लेवल चेंज होते हैं तो उसमें से कुछ वेव्स निकलते हैं। जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो वेव के फॉर्म में आती है, जिसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल का कहना था जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कंटिन्यूअस फ्लो है, ठीक। तो क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट भी एक कंटिन्यूअस वेव है जो कि पार्टिकल से नहीं बना है, ऐसा मैक्सवेल का मानना था। तो अब तो देखो मैक्सवेल साहब जो थे वो 1860 में थे, उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी जो लाइट है वो हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, राइट, वेव की तरह काम कर रहा है। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुई, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता था कि जब हम किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स को, लाइट रेज को, अल्फा पार्टिकल्स हो जाए या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल्स हो जाए, यानी कि बहुत स्मॉल से बीम ऑफ लाइट है जिसमें लगभग ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जैसे फोटोन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, एटम्स हो गए, तो जब हम उनको उस स्मॉल दो स्लिट से पास कराने की कोशिश, तो देखो सीधी सी बात है, अगर दो होल हैं कहीं पे तो एक ही होल से कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, दोनों से तो जा नहीं सकता। लेकिन वो एक प्रकार का पैटर्न शो करता है। उस पैटर्न को देख करके हमें समझ में आता है कि जैसे ही वो पार्टिकल उस छेद से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो एक से नहीं निकला, वो दोनों से निकला। अब एक पार्टिकल अगर है दोनों से निकल रहा है तो इसका मतलब वेव है, सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये चीजें तो थी नहीं कि अच्छा ऐसा तो है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वेव है, मैक्सवेल ने बोला। अब जब वेव है तो फिर पार्टिकल को किसने बताया कि भाई ये पार्टिकल है? देखो ऐसे भी देखा जाए तो जो हमारा फोटोन है वो जो प्रोड्यूस होता है तो एक्चुअली वो भी एनर्जी है, लेकिन वो क्वांटा ऑफ एनर्जी है ना। उसमें जो उसकी एनर्जी जो होती है E=h नहीं बोली जाती कि जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको प्लैंक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी एनर्जी पता चल जाएगी कितनी है उस फोटोन की। तो ये जो है ये आइंस्टाइन ने दिया कि नहीं, वो जो होता है फोटोन या जो भी पार्टिकल लाइट में है वो एक्चुअली वेव नहीं है कंप्लीटली, वो ऐसे एनर्जी के क्वांटा है, एनर्जी के छोटे छोटे संग्रहित कंसंट्रेटेड बॉल्स जैसे समझ लो, है ना, कि जैसे नदी है तो नदी में धाराएं बह रही है, उसमें समझो कि कहीं पे ऐसा बर्फ जमा हो, कंसंट्रेटेड, है ना, तो वैसा है। लेकिन ये काम कैसे करता है सुपरपोजिशंस में? ये काम करता है जैसे ही जो मैं आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया है कि जब उसे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब भी कोई डिटेक्टर लगा देते हम उसके पास, तो जब वो उससे पार्टिकल पास करेगा तो वेव की तरह पास करेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ना हो वहां पे, एंट्रोपिक और थर्मोडायनेमिकली भी अगर हम बात करें वहां पे कोई ऑब्जर्वर ना हो तो क्या होगा? तो वो जो पार्टिकल वो पार्टिकल की तरह ही पास आउट करेगा। अब ये जो है ऐसा ऑब्जर्वेशन था जिसको देख के लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसा नेचर का है। तो फिर डिसीजन आया कि जो लाइट वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। तो जब ऑब्जर्वर रहते हैं तो वेव की तरह काम करेगा, जब ऑब्जर्वर नहीं रहते हैं तो वो पार्टिकल की तरह काम करेगा। तो यही सस्पेंशन है कि एक्चुअली वो दोनों स्टेट में रहता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे। नील्स बोर ने एक इंटरप्रिटेशन इस पे अपना रखा कि ऐसा इसलिए होता है, इसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ऑब्जर्वर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो उसकी रियलिटी अलग होगी, ऑब्जर्वर नहीं है तो उसकी रियलिटी सुपरपोजिशन में होगी। यानी कि दैट्स इन द टू स्टेट, वो दोनों स्टेट में रहेगा। जैसे ही किसी ने ऑब्जर्व किया
ऑब्जर्वर भी सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, जितने भी मोशन की चीजें हैं आसपास हमारे, उनके ऑब्जर्वेशन से वो एक कंडीशन में कोलैप्स कर जाएगी। अब यहाँ पे तुम ये समझो कि जो स्क्रोडिंगर का कैट है वो क्या है। देखो, स्क्रोडिंगर ने एक मेंटल थॉट एक्सपेरिमेंट्स किया। उस थॉट एक्सपेरिमेंट्स ने उसने कहा कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने एक सेटअप बना दिया कि कुछ देर बाद उसमें जो भी जीव जंतु रखेंगे हम, ऑटोमेटिकली टाइम बम की तरह वो रेडिएशन निकालेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और उसे मार देगा। ऐसा सेटअप उन्होंने किया। समझ लो तुम टाइम बॉम्ब रख दिया उसमें, एक टाइम पे वो फूटेगा, लेकिन बॉक्स टूटना नहीं है ना हमारा, तो ऐसा ब्लास्ट वाला तो उसमें कुछ रख नहीं सकते। इस थॉट्स एक्सपेरिमेंट तो समझो टाइम मशीन लगा करके उसने रेडियो एक्टिव या पॉइजनस ट्रिगर को लगा दिया और उसमें उन्होंने कैट को रख दिया और बॉक्स को बंद कर दिया। ठीक, तो जैसे ही बॉक्स बंद किया उन्होंने, आफ्टर अ वाइल गैस अगर रिलीज हुई होगी तो कैट मर भी गया होगा, जिंदा भी होगा। लेकिन जब तक हम बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि उसमें क्या कंडीशन है। हो सकता है कि वो ना मरा हो, है ना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, एवरी पॉसिबिलिटी 50-50 चांसेस है कि हो सकता है टाइम बीच में रुक गई हो, क्लॉक, उसकी बैटरी खराब हो गई हो, कोई कंडीशंस हो गया हो, जितने भी कम परसेंटेज हैं उसके चांसेस को वो तुम सोच लो। लेकिन हम 50-50 मान के चल, जब तक हम बॉक्स नहीं ओपन कर रहे इट्स 50-50। तो यानी कि जो कैट है, जब तक हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, वो दोनों कंडीशन में है। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, दोनों कंडीशंस में। तो हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, वो जो रियलिटी को डिफाइन कर रहा है, वो एक्चुअली ऑब्जर्विंग के कारण कर रहा है। और जब हम ऑब्जर्व करना बंद करते हैं तो दे अगेन कम इन देयर सुपरपोजिशन। अब कहोगे ऐसा थोड़ी होता है। हमारे रूम में टेबल है, अगर हमें इस टेबल को, हम जब रहते हैं तभी टेबल होता, हम जब नहीं रहते टेबल नहीं होता। देखो, लार्जर स्केल पे इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम है, फोटॉन्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस लेवल पे कहो तो ये पार्टिकल्स उस प्रकार से एक्ट करते हैं। और ये बेसिस है हमारे क्यूबिट का। जो क्वांटम बिट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने यूज किया। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती है, अप एंड डाउन स्पिनिंग। तो हमें तो पता है कि हमें 0 और 1 चाहिए टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, राइट। दो कंडीशंस चाहिए, दो अपोजिंग कंडीशंस चाहिए टू रिप्रेजेंट ऑन एंड ऑफ। जैसे हमारे नॉर्मल बिट्स 0 और 1 है, तो क्वांटम बिट्स में क्या है कि उन्हें सुपरपोजिशन के कंडीशंस में रहना है। इसलिए तुम देखो कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स दिखते हैं अभी, वो ज्यादातर लो टेम्परेचर्स में रखे जाते हैं, एब्सोल्यूट 0 की, ताकि उनके जो आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, क्यूबिट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, वो बिल्कुल रुक जाए। थर्मोडायनेमिकली उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो मोशन है, वो खत्म हो जाए। कोई ऑब्जर्वर ना हो तो वो सुपरपोजिशन में रहेंगे। तो ये सुपरपोजिशन है। और ये जो कॉपर हैगन इंटरप्रिटेशन से रियली, अगर तुम देखो जो बुद्धिस्ट फिलॉसफीज हैं हमारे, वो हमें अगर उनकी मेडिटेशन प्रोसेस को देखो तो क्या कहते हैं कि यू हैव टू ऑब्जर्व। जब गुरुजीएफ था वो भी ऑब्जर्वेशंस की बात करता था कि हम जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो दे स्टार्ट इलिमिनेटिंग। जैसे अगर आपके अंदर कुछ बुरी प्रवृत्तियां हैं तो प्रवृत्तियों से जूझने की जगह यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम एंड दे विल कोलैप्स, दे विल कम इन देयर रियल नेचर। और जब आप ऐसी चीजों के रियल नेचर को देख लेते हैं जो कि आपके ऊर्जा को बेकार में खर्च कर रहा है, तो आप उससे खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज द की, चाहे वो क्वांटम वर्ल्ड हो चाहे वो रियल वर्ल्ड हो। एनलाइटनमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन के कारण ही होता है। ऑब्जर्वेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट्स, ये दोनों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने समझा कि सस्पेंशन क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, स्क्रोडिंगर कैट को भी समझा। तो आज हम यही रखते हैं। धन्यवाद।